हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रपुर कहकर एक गांव में मधु अपने पति सुरेंद्र के साथ रहा करती थी। मधु एक डोसा वाली थी। वो चौक पर डोसा बेचती थी। उसके सामने ललिता डोसा वाली भी अपना डोसा ठेला लगाया करती थी। मधु के पति सुरेंद्र को दिल की बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए मधु पैसे इकट्ठा कर रही थी। जी ये लीजिए आपकी दवाई। आपके लिए मैंने काढ़ा भी बनाया है। खाना खाने के बाद वो भी पी लीजिएगा आप। धन्यवाद मधु, मैंने सच में पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया होगा, जिसका फल स्वरूप तुम मेरी जिंदगी में हो इस जन्म में। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर पाऊँ और आप एकदम ठीक हो जाओ। मधु सुरेंद्र का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सुरेंद्र का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने बचपन से अकेले ही संघर्ष किया था। वो एक कारपेंटर था, लेकिन उसकी बीमारी के कारण डॉक्टर ने उसे कोई भी ज्यादा लोड वाला काम करने से मना कर दिया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सुरेंद्र जी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। एक रात अचानक से सुरेंद्र के सीने में बहुत दर्द होने लगता है और वो दर्द से कराहने लगता है। मधु मधु। जी 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 लंबी सांस लीजिए। ये लीजिए पानी पीजिए। हे भगवान, अभी तो रात के 2 बजे हैं। अब इस वक्त मैं आपको हॉस्पिटल कैसे ले जाऊं? मधु अपने पड़ोसी की हाथ गाड़ी निकालकर सुरेंद्र को रात के 2 बजे हाथ गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और 1 घंटे बाद सुरेंद्र का दर्द रुक जाता है। डॉक्टर मधु से कहते हैं, देखिए मधु जी, आपके पति को सीवियर हार्ट डिजीज है। इतने दिनों तक कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, लेकिन अब हो चुकी है। अभी अगर हमने 15 दिनों के अंदर इनका ऑपरेशन नहीं किया तो इनकी जान खतरे में भी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा डॉक्टर साहब। आप चिंता मत कीजिए। मैं 15 दिनों के अंदर ऑपरेशन के पैसे जमा कर दूंगी। 2 लाख रुपए मैं जमा कर दूंगी। मधु डॉक्टर से कह तो देती है, लेकिन अंदर ही अंदर अब वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। मधु बहुत लोगों से पैसे की मदद मांगती है, साहूकार से भी पैसों की मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। तभी एक दिन चौक से घर जाते समय उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे एक बड़ी टेम्पू ठोकने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मधु उस बूढ़े आदमी को बचा लेती है। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद बेटी। आज अगर तुम मेरी जान नहीं बचाती तो न जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं काका, लेकिन आप ठीक तो है ना काका? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी, मेरे पास तुम्हें उपहार के तौर पर देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें 6 ट्रे भरकर ढेर सारे अंडे दे सकता हूँ। मैं एक अंडा व्यापारी हूँ, इसलिए ये लो बेटी, यही है मेरा पोल्ट्री फार्म। वो बूढ़ा आदमी मधु को ढेरों अंडे देता है और मधु को ना चाहते हुए भी उस बूढ़े आदमी के मन की शांति के लिए उन अंडों को स्वीकारना ही पड़ता है। वो अगले दिन अपने ठेले पर उन अंडों को देखते हुए सोचती है, अब मैं इन अंडों का क्या करूं? इन्हें बेचना ही होगा। लेकिन जब मधु एक ग्राहक के लिए डोसा बना रही होती है, तभी गलती से एक अंडा फूटकर उस डोसे पर गिर जाता है और वो ग्राहक जब उसे जाने अनजाने में बने अंडा डोसा को खाता है, तभी वो उसका दीवाना हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या कमाल का डोसा है। अरे इसमें तो अंडा है। ये अंडा डोसा तो लाजवाब है भाई। दिखाओ तो मैं भी चखूं जरा। हाँ, आहा, अरे वाह, वाकई में ये अंडा डोसा तो सुपर डुपर है। ऐसा ही है तो हमें भी अंडा डोसा ही दे दो। और हमें भी अंडा डोसा देना। इस तरह जाने अनजाने में हुए अंडा डोसा के आविष्कार से सभी ग्राहकों का अंडा डोसा बहुत पसंद आने लगता है और पहली बार उसे दिन मधु की कमाई बहुत ज्यादा होती है। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये तो सच में एक चमत्कार ही हो गया। अब मैं रोज अंडा डोसा बेचूंगी। मधु अब ऐसे ही रोजाना अंडा डोसा बेचने लगती है और ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। उसकी तरक्की देखकर उसके सामने की डोसा वाली ललिता को बहुत जलन होने लगती है। ऐसा क्या जादू हो गया इस कलमुही के अंडा डोसा से, जो हर कोई इसके अंडा डोसा के पीछे ही लट्टू हुए जा रहा है?
नहीं, मैं इसे मेरे से आगे जाने नहीं दे सकती। एक दिन गांव में एक गाड़ी में सवार एक आदमी भोपू में एक प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए जा रहा होता है। कुकिंग कंपटीशन, जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 4 लाख रुपए। इस रविवार को गांव के बड़े मैदान में सबसे अनोखी और स्वादिष्ट डिश बनाने वाले को ही मिलेगा इनाम। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। मुझे तो इसमें भाग लेना ही चाहिए। धन्यवाद भगवान जी, अब बस इस कंपटीशन को मैं जीत जाऊं। मधु उस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और वो उस पार्टिसिपेशन फॉर्म को अपने पास ही रखती है। इस फॉर्म को मुझे बहुत सहेज के रखना होगा। अगर ये कहीं खो गया तो मैं प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले पाऊंगी। ललिता ये सब देख लेती है। अच्छा, तो ये फार्म ही है इसके उस कंपटीशन में भाग लेने की इकलौती बुनियाद। अगर ये फार्म ही नहीं रहा तो ये प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले पाएगी। अब देखना मधुरानी, कैसे तेरे इस जोश को दहशत में तब्दील करती हूँ मैं। जब मधु चाय लेने के लिए एक चाय की दुकान पर जाती है, तभी ललिता मधु के ठेले पर चुपके से आकर उस फॉर्म को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो फॉर्म नहीं मिलता है। धात तेरे की, वो फॉर्म कहाँ चला गया? ललिता ढूंढ ही रही होती है कि तभी मधु वहां पर आ जाती है और ललिता तुरंत अपने ठेले के पास चली जाती है। लेकिन बाद में ललिता देख लेती है कि मधु ने वो फॉर्म अपने बैग में रखा है। वो रात में घर जाते समय मधु का पीछा करती है। हवा के झोंके से वो फॉर्म उड़ जाता है और ललिता उस फॉर्म को पकड़ लेती है। अरे वाह, अब यह फार्म मेरे पास आ ही गया। मधु अपने घर चली जाती है और ललिता उसके खिड़की के पास आ जाती है। अब इस फार्म को मैं माचिस से जला दूंगी। लेकिन तभी ललिता मधु और सुरेंद्र की बातें सुन लेती है। जी, अब बस एक बार मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो देखना 15 दिन के अंदर आपका ऑपरेशन जो होने वाला था वो पूरा हो जाएगा। भगवान ऐसा ही करे मधु, तुम अपना फेमस अंडा डोसा ही बनाना उस प्रतियोगिता में, ठीक है? बस मेरी दिल की बीमारी एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद मैं भी काम पर जाऊंगा। फिर तुम्हें इतना लोड लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ललिता को जब पता चलता है कि मधु के पति को दिल की बीमारी है और उसके लिए वो प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तभी उसकी आंखें भर आती हैं। हे भगवान, ये मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। नहीं, मैं ये फार्म नहीं जलाऊंगी और मैं पूरे मन से सुरेंद्र भाई साहब की सेहत के लिए प्रार्थना करूंगी। ललिता उस फॉर्म को खिड़की से फिर से अंदर डाल देती है और वहां से चली जाती है। वहीं मधु कुकिंग कंपटीशन में अंडा डोसा बनाती है और वो ही जीतती है। जीतने के बाद वो उन पैसों से अपने पति सुरेंद्र का ऑपरेशन कराती है और उसके जीवन में फिर से खुशियां दस्तक देती हैं। उमंगपुर कहकर एक गांव में वनराज नामक एक गरीब आदमी रहा करता था, जो अपनी साइकिल पर खाना बेचकर साइकिल ढाबे से पैसे कमाकर अपना और अपने छोटे बेटे गोलू का पेट भरता। वनराज की बीवी उपासना की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वनराज ने ही अपने बेटे को अकेले संभाला होता है। ये ले गोलू बेटा, मैंने तुम्हारी बैग पैक कर दी है और आज टिफिन में छोले और कुलचे दिए हैं और साथ ही मावा बर्फी भी। खुद भी पेट भर के खाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। ठीक है पापा। और हाँ, आज फिर से कोई शैतानी मत करना। टाई पहनो अपनी सही से। देखो कैसे यूनिफॉर्म पहना है। कब सीखोगे मेरे लाल? वनराज एक माँ और एक पिता दोनों की भूमिका निभाता और गोलू को माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं देता। वो रोज सुबह गोलू को अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल में छोड़ता और फिर वहां से वो गांव के बाजार में जाकर साइकिल पर खाना बेचने लगता। वो खाने को ऐसे बर्तनों में भरकर जाता जिससे खाना दिन भर ताजा और गर्म रहता। सभी वनराज के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते और बड़े ही चाव से खाते। ओए होए होए, क्या गाजर का हलवा है जी, और क्या बेमिसाल दाल है। मतलब आज तो मेरा दिल खुश हो गया। और तुसी ग्रेट हो यार वनराजपुरा। अरे मुझे तो एक और प्लेट पकौड़े वाली कड़ी और चावल देना, और हाँ, यह पापड़ भी देना। बहुत ही कमाल का बनाया है भाई साहब आपने। बड़े बड़े रेस्टोरेंट का स्वाद फीका पड़ जाएगा आपके साइकिल ढाबा के सामने।
अरे धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए, ये आपका करी चावल और पापड़। वनराज का साइकिल ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। दिन भर उसके साइकिल ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और उसे 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी तो दिन खत्म होने से पहले ही सारा खाना खत्म हो जाता। वनराज की बढ़ती सफलता देख गांव के सबसे बड़े ढाबे वाले मालिक कुंदन सिंह को बहुत जलन और गुस्सा आता है, क्योंकि गांव वाले सिर्फ वनराज के साइकिल ढाबे पर ही जा रहे होते हैं और कुंदन सिंह के ढाबे पर नहीं, जिसके कारण उसे बहुत नुकसान हो रहा होता है। अरे बस, बहुत हुआ उस बनराज का तमाशा। जीना दुश्वार करके रख दिया है उसने। अरे जिसे देखो उसी के 2 कौड़ी के ये साइकिल ढाबा के पीछे लट्टू हुए जा रहा है। पता नहीं ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उसके इस फटीचर फालतू के साइकिल ढाबा पर। साहब, सुना है उसके साइकिल ढाबा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। मैं भी जब जब उसके साइकिल ढाबे के पास से गुजरता हूं ना, तभी क्या कमाल की सुगंध आती है। गर्मा गर्म सब्जी, रोटी, चावल, छोले, पूरी, खीर और पता नहीं क्या क्या। आय हाय हाय। कुंदन सिंह अपने नौकर को थप्पड़ मारता है। अबे बेवकूफों के महाराज, अगर तुझे भी उस घोंचू वनराज के बकवास साइकिल ढाबे का खाना खाने का इतना ही मन हो रहा है और उसका फैन बनने के लिए तू इतना ही मरे जा रहा है, तो फिर जा उसके पास ही जा। अरे नाना नाना साहब, ऐसा नहीं है। अरे मेरे तो आप ही साहब हो, मैं क्यों जाऊं उस वनराज के पास। कुंदन सिंह अपने ढाबे को फिर से ग्राहकों से भरा हुआ देखने के लिए वनराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लग जाता है। वहीं बेचारा वनराज दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता और गोलू का भी ख्याल रखता। साहब, कुछ सोचा या नहीं? उस वनराज नाम के कंकड़ को रास्ते से कैसे हटाना है? हाँ बल्ली, सोच लिया है मैंने। बहुत साइकिल पर सवार होकर आसमान में उड़ता रहता है ना, अब तो मैं उसके पंख ही काट डालूंगा। मतलब आपका जलेबी खाने का मन हो रहा है क्या साहब? नहीं, बहुत जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रहे हो ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, उस बनराज का एक्सीडेंट करवाऊंगा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाएगा और फिर ना तो वो साइकिल चला पाएगा और ना ही खाना बना पाएगा। अरे अरे वाह 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 वाह, क्या मास्टरमाइंड हो साहब आप। आपने तो कमाल कर दिया। एक रात जब वनराज साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी कुंदन सिंह के आदमी एक ट्रक में सवार होकर वनराज को ठोक देते हैं और वनराज बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं सड़क पर बेहोश पड़ा रहता है। तभी कुछ देर बाद आसपास के गांव वाले वहां आकर उसे पास के अस्पताल में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि वनराज अभी अपने पैरों से अपाहिज हो चुका है, जिसके बाद वो चल नहीं पाता और अभी गोलू उसकी देखरेख करने लगता है। ये लो पापा, मैंने आपके लिए ये कचौड़ियाँ खरीद कर लाई है। आपको भूख लगी होगी ना, और ये चाय के स्टॉल से चाय भी लाई है। चलिए उठकर बैठिए पापा। अरे धन्यवाद गोलू बेटा, मैं सच में बहुत भाग्यवान हूं जो मुझे तुम जैसा बेटा मिला। तुम्हें भगवान जिंदगी में ढेरों खुशियां और खूब सारी तरक्की दे। जुग जुग जियो मेरे लाल। वनराज के साइकिल ढाबे के बंद होने के बाद कुंदन सिंह अब बहुत खुश हो जाता है और वो अपने नौकर बल्ली से कहता है, देखना बल्ली, अब तो वो वनराज अपाहिज हो गया है और अब उसके साइकिल ढाबे के बंद होने के कारण गांव वालों को तो घूम फिर के मेरे ढाबे पर ही आना होगा। लेकिन साहब, मैं तो कल से अब तक इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारे ढाबे पर गांव वाले आए ही नहीं। कुंदन सिंह गांव वालों के आने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन 2 से 3 दिन होने के बाद भी उसके ढाबे पर ग्राहकों का अता पता नहीं होता। अरे साहब, क्यों? कहाँ भाग गए सारे गांव वाले? कहीं एक साथ ट्रिप बनाकर चांद पर तो नहीं चले गए? 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हालत वैसी की वैसी ही है। ज्यादा दांत मत दिखा बल्ली, वरना हथौड़े से ही तेरे दांत तोड़ दूंगा। आएंगे
ग्राहक आएंगे तो बस देखना, सहज पके तो मीठा होए, धीरे धीरे से ही सही सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सपनों में। वहीं दूसरी तरफ वनराज घर पर रहकर बहुत चिंताग्रस्त होता है। पैसे खत्म होते जा रहे हैं, गोलू के स्कूल की फीस भरनी है, राशन भी खत्म होने वाला है घर का, अगले महीने गोलू की पिकनिक है, घर का किराया, मेरी दवाइयों का खर्चा। नहीं, मैं यूं घर पर नहीं बैठ सकता। अपाहिज हो गया हूं तो क्या हुआ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और अपना साइकिल ढाबा तो चला कर ही रहूंगा। एक सुबह जब कुंदन सिंह अपने ढाबे की ओर जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में लोगों की भीड़ देखता है और वो सभी वनराज साइकिल ढाबे का खाना खा रहे होते हैं। ये देख कुंदन सिंह हैरान और दंग रह जाता है। अरे ये क्या, इस वनराज ने फिर से अपना ढाबा खोल लिया, लेकिन ऐसे कैसे? कुंदन सिंह आगे जाकर भीड़ में देखता है, तभी वनराज एक 3 टायर वाली हैंडीकैप ट्राईसाइकिल पर सवार होकर खाना बेच रहा होता है। वनराज हैंडीकैप्ड होकर भी हैंड पेडल वाली साइकिल से अपने साइकिल ढाबे को चला रहा होता है। अरे वनराज भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया, अपाहिज होने के बाद भी अपने साइकिल ढाबे को बंद नहीं होने दिया और काम कायम रखा। अब तो मैंने तुम्हारा वीडियो शूट करके ही रहूंगा, फिर देखना कैसे लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वनराज की ये हिम्मत देखकर कुंदन सिंह के तोते उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि वनराज पर चाहे कितनी भी मुसीबतें डाल दो, वो उन्हें मात देकर ही रहेगा। लगता है मैं दुनिया की हर एक चाल चल लूं, लेकिन ये वनराज वो पत्थर है जो जरा भी टस से मस नहीं होगा। मुझे खुद ही अपने ढाबे को कामयाब बनाना होगा। यूं दूसरों को हराने के चक्कर में खुद ही हारते जा रहा हूं। कुंदन सिंह अपने ढाबे को ठीक करने और सुधारने में जुट जाता है। वहीं अपाहिज होने के बाद भी वनराज साइकिल ढाबा चलाकर बहुत नाम और पैसा कमाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।